particular video, we'd be talking about certain questions that have been previously asked in the Wipro aptitude test. The values I have changed, but these are all actual questions. By attempting these questions, you'll have a brief idea of how these companies they take their aptitude test, and you'd be good while preparing for these companies. Okay, starting with the first question. So this is set one. In this set one, we would be covering roughly around 19 to 20 questions. We'll go up to 10 sets for Wipro and other companies as well. Now, starting with the first question. Okay, let's look at the first question. Very frequently asked, बहुत बार ये रिपीट होता है ये टाइप के क्वेश्चन. इनको अच्छे से ध्यान से समझना क्या बोल रहा है. Let's see. A frog can climb up a well at 3 feet per minute. That is the rate. Now, but due to slipperiness of the well, frog slips down 2 feet. 2 feet ये नीचे आ जाता है. Before it starts climbing the next minute. मतलब पर मिनट मगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 1 मिनट का इफेक्टिव जंप या 1 मिनट का फीट क्लाइंब हो रहा है. दैट इज द इफेक्टिव वर्क पर मिनट. नाउ if this frog intends to get above a well or get out of a well of 47 feet, how much time will the frog take to reach the top of the well? ऐसे क्वेश्चन. तो इसका जनरल एक आंसर ये बनता है कि यार पर मिनट इसने 1 फीट कवर करना है. 47 फीट है, मान लो ये वेल है 47 फीट का, तो इट वुड टेक 47 मिनट्स. बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. आई टेल यू वाई. जस्ट थिंक ऑफ इट कि जब ये 44th फीट पे होगा तो इसने इसको कवर किया होगा 44 मिनट में. नाउ इन द 45th मिनट ये 3 फीट का जंप लेगा ना, ये कहाँ पहुँच जाएगा 47th. मतलब ये टॉप पे पहुँच जाएगा इन द 45th मिनट. तो 45 मिनट इज द करेक्ट आंसर. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. आपने सबसे पहले देखना कि टोटल वैल्यू क्या है, उसमें से जो ये फर्स्ट वाले में लीप लेता है उसको माइनस कर देना. उतने तो होना ही है. उसके बाद वाले नेक्स्ट मिनट में या नेक्स्ट जो रेट दिया हुआ है वो आपका आंसर हो जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिमिलर वन अगर आप देखो तो, अ वर्म इज एट द बॉटम ऑफ अ 30 feet होल. 30 feet. Now, it can crawl up at the rate of 4 feet in one day, but at night it slips back 3 feet. Again, effective work. 3 ऊपर जा रहा है, सॉरी 4 ऊपर जा रहा है, 3 नीचे आ रहा है. इफेक्टिव वर्क इज नथिंग बट 1 feet per day. How many days will it take to crawl out of the hole if the height or the depth is given as 30 feet? देखो फर्स्ट बार में ये जो जंप लेता है वो 4 फीट का, तो 30 माइनस 4 विच इज 26 फीट. 26 फीट को कवर करने में इसे 26 डेज लगने हैं. इन द 27th डे ये अगेन 4 फीट का जंप लेगा और यहाँ से 4 फीट का जंप मतलब 30 फीट. एंड दैट 27 डे इज योर करेक्ट आंसर. बिल्कुल सिमिलर है. आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा है. दिस इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फादर्स एज वॉज 5 times his son's age 5 years ago and will be 3 times his son's age after 2 years. Then the ratio of their present ages is equal to how much? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. In this we'll try and use the product rule or often known as the cross product rule. क्रॉस प्रोडक्ट रूल रेशियो में यूज होता है, पहले से समझते हैं. लेट्स से दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन. द फादर्स एज वॉज 5 times हिज सन्स एज 5 years ago. चलो यार 5 साल पीछे चले जाता हूँ. 5 years ago the father's age is 5 times the age of his son. Let the age of son be s. So this was 5s. I hope you follow कर पा रहे. This
is 5 years ago. Just think of it. This F and S, these are present age, present, जो भी अभी है ना. एक और सिनारियो है. Let's see what is the next scenario. Will be 3 times his son's age after 2 years. तो प्रेजेंट एज से अगर मैं +2 चले जाता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे दिस इज 3F, नॉट 3F, 3S, 3 टाइम्स द सन्स एज, और सन की एज S है. दिस इज आफ्टर 2. चलो मैं इन रेशियोज को अलग कर लेता हूँ. पहला वाला रेशियो मुझे दिख रहा है 5:1. दूसरा वाला रेशियो मुझे दिख रहा है 3:1. इनके बीच में कितने का गैप? ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसा ही है, मैं इसे एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, बट लेट्स लुक एट द डिफरेंस. यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. ये डिफरेंस मुझे सेम करना है, तो मुझे इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मैं ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज़ नथिंग बट 5:1. अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस इज़ 6:2. अब मेरे पास गैप आ गया है 4 का. एज यू कैन सी 5 और 1 के बीच में 4 का गैप, 6 और 2 के बीच में 4 का गैप. ओके, आप देखो ये 2 साल बाद का गैप है और ये 5 साल पहले का है. इन दोनों के बीच में कितने का गैप आपको दिख रहा है? अगर मैं बात करूं तो ये 5 साल पहले है, ये 2 साल आगे है. व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू? अ गैप ऑफ 7 years. A gap of 7 years. I hope this is clear. A gap of 7 years. Okay. यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है 7 years का और यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट गैप. So 1 unit of gap is equal to 7 years. So 6 units would be equal to 42 years. 2 units would be equal to 14 years. तो अगर मैं इन दो एजेस की बात करूँ तो एक्चुअली में 42 ईयर्स हैं और 14 ईयर्स हैं. प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एज 2 साल पहले 40 and 12. So 40 and 12 is nothing but 10:3, which is there in option number C. क्रॉस प्रोडक्ट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है इन टर्म्स ऑफ रेशियो. अगर आप इसे समझते हो अच्छे से तो इससे एजेस वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं वो बहुत ईजिली बनते हैं. So please keep this in mind. चलिए moving on to the next question. What is the next number of the following sequence? The numbers are increasing. देखो 1 2 3 is the first number, फिर 1 1 4 4 4 8 8 8 1 7 7 6 8 5 4 7. It's an upward sloping graph. और ये तभी होता है when you add number or you multiply the numbers, right? या तो आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो या फिर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ही तो आगे बढ़ेंगे. अच्छा, आप देखो 123 और 444 है. 123 में अगर मैं इसका पैलिंड्रोम ऐड कर दूं, दैट इज द रिवर्स. अगर मैं इसका रिवर्स ऐड करूं, लेट्स से 3 2 1, क्या बन जाएगा? ये 4 4 4. सो आई गेट द नेक्स्ट टर्म, नंबर और उसका रिवर्स, नंबर एंड इट्स रिवर्स. नाउ आई हैव द नंबर एज 4 4 4. इसका रिवर्स क्या है? 4 4 4. ऐड करो, क्या बन गया? 8 8 8. दैट इज द नेक्स्ट नंबर. Again we have the number, add its reverse, 8 8 8. What do we have here? 6 7 7 1. I hope ये sequence आपको समझ में आ रहा है. Let's say 1 7 7 6. The reverse, this is the number, the reverse is 6 7 7 1. You get 7 4 5 8 8 5 4 7. Now let's see मेरा आंसर क्या आ रहा है. This is the number. Let's say the reverse is 7 4 5 8. 1 6 0 0 5 is there in option number C, and this is what we get as our answer. Number series काफ़ी important है. Look at the graph. The graph, if you look at the graph of this particular question, we see it's an upward sloping graph. Therefore, the numbers are either added or multiplied.
चलिए मूविंग ऑन. Next one we have, there are 40 socks in a drawer. 70% of these socks are red. Let's say 40 है, 40 का 70%. 70% are red. How many are red? And the remaining are blue. So 30% are blue. Okay. So 70% of this is 7 by 4, 7 by 10, which is 28 red socks and naturally 12 blue socks. अब देखो यार, क्वेश्चन इसके बाद जो है ना, ये काफ़ी सिंपल है. आप इसे सोचना, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चांसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट श्योरिटी हियर. See, what is the minimum number of socks that must be taken out from the door without looking in order to be certain that at least 2 blue socks have been chosen? मतलब अगर आप आंख बंद करते हो और इस ड्रॉअर से पिक करना स्टार्ट करते हो सॉक्स, तो कितने ऐसे मिनिमम अटेम्प्ट्स में आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपने 2 ब्लू सॉक्स को पिक कर लिया है? दैट इज़ द क्वेश्चन, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चाहिए जहाँ पे मैं 100% श्योर हो रहा हूँ कि मेरे पास 2 ब्लू सॉक्स आ ही जाएंगे. मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 4 अटेम्प्ट्स, तो अगर आपने 4 अटेम्प्ट लिए तो क्या आप 100% श्योर हो कि आपके ब्लू सॉक्स ही आ रहे हैं ये 4 में? पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो. लेट्स से इवन इफ़ यू पिक 12 सॉक्स, कि 12 में से 12, क्या अगर आपने ये 12 रेड में से उठाए होते तो क्या आप श्योर हो कि आपके पास 2 ब्लू सॉक्स आ रहे? नहीं. तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपसे जो पूछा जा रहा है, ब्लू वाले पूछे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले को आप पिक कर लो, द अदर रिमेनिंग है. तो आपने 28 तो पिक्स करने ही है. अभी तक आपके पास एक भी ब्लू सॉक्स नहीं आए. दिस इज नोन एज द वर्स्ट केस सिनारियो. ऐसे क्वेश्चन में मैं इसी लॉजिक को यूज करूंगा. देयर इज अदर लॉजिक एज वेल, बट लेट्स फोकस ऑन दिस वन, वर्स्ट केस सिनारियो. वर्स्ट केस सिनारियो ये बोलता है कि जो पिक करना था मैं उसे पिक कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ऑपोजिट को बिल्कुल पिक किए जा रहा हूँ. तो अभी तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है. अब मैंने जो 29th अटेम्प्ट लिया उसमें एक ब्लू सॉक पिक किया ऑब्वियसली, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है. और 30th में भी मैं एक ब्लू सॉक पिक करूंगा. विद दिस आई कैन बी 100% श्योर कि इन मिनिमम 30 अटेम्प्ट्स I will definitely pick at least 2 blue socks. At least 2 blue socks. That is the question, not exactly 2 blue socks. At least 2 blue socks. So 30 is the minimum number of attempts that is required. I hope ये clear है. चलिए moving on to the next question. Virat Kohli's average in 50 innings was 50. And his average in 51 innings was 51. How many runs he made in the 51st inning? चलिए देखते हैं. Innings are basically while you play a match. If you are playing, if you are a batsman, if you are playing, that is taken as an inning. मतलब आप इसे मैचेस भी समझ सकते हो, और अगर आपकी मैच में आपकी बैटिंग नहीं आई तो वो इनिंग में काउंट नहीं होता. तो इनिंग्स का मतलब आप समझ पा रहे हो. तो 50 मैचेस, द नंबर ऑफ मैचेस, द नंबर इज गिवन एज 50, द एवरेज इज 50, एंड आई होप you all know this basic formula of average, which is nothing but sum of observations upon number, and from here I can say sum is equal to average into number. तो sum यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 into 50, which is 2500. Okay, let's look at the next scenario in which the new number is 51 and the new average is 51. नया सम क्या बनेगा? 51 into 51 which is 2601. अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप? इन दोनों के बीच में 101 का गैप. और ये गैप इसलिए है क्योंकि ये 51st इनिंग में इतने रन्स बने हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट यूजिंग द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर एवरेज विच इज सम अपॉन नंबर. नाउ दिस इज नोन एज मेथड 1 और बेसिक मेथड ऑफ डूइंग इट. बट if you know that while solving questions of average, it is always a feasible option if you use the deviation rule.
और द डेविएशन मेथड टू सॉल्व एवरेज। अभी डेविएशन मेथड क्या है कि कितना बॉडी डेविएट कर रही है। सिंपल फंडा अगर मैं बोलूँ, देखो 50 इनिंग्स में एवरेज है 50 के बराबर। 51st इनिंग मतलब एक इनिंग ज़्यादा, 1 + 1 इनिंग, और इसमें जो एवरेज है वो भी 51 है। मतलब जो भी इंसान इसमें ऐड हो रहा है या जो भी रन्स ऐड हो रहे हैं वो यूनिफॉर्मली 50 लोगों में बटे होंगे। तो जो भी ऐड हो रहा है वो 50 तो होगा ही, क्लियर है। और उसके साथ साथ उसने सबके एवरेज को, कितने लोगों के एवरेज को उसने एक से इंक्रीज कर दिया, 50 नहीं 51 लोगों के एवरेज को उसने एक से इंक्रीज करा है, और उसका खुद का एवरेज भी 50 होना ही चाहिए। तो जो भी इंसान ऐड हो रहा है वो 51 + 50 है, मतलब 101 है। अगर ये 101 है तभी तो ये 50 का खुद है, और इसने 51 को 111 करके सबको बांट दिया इक्वली, यूनिफॉर्मली। इतना एक्स्ट्रा था इसके पास, 51 एक्स्ट्रा था, तभी तो ये बट पाया सब में, खुद में भी। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग एवरेज क्वेश्चंस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row a distance of 5 kilometers in 60 minutes with the help of the tide. Help of the tide मतलब यहाँ पे एक दो सिनारियो आप समझ लो बस. Let's say if we talk about, this is the speed of current. करंट कैसे फ्लो करता है, स्ट्रीम कैसे, पानी कैसे फ्लो करेगा. आप मान लो ये दो पॉइंटर्स हैं. देखो मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बट एक बेसिक चीज़ है उसको समझ लेते हैं. Let's say this is the water channel flowing in this direction, A to B. A is a higher position, B is at a lower altitude wise, position wise. So flow is this direction. Speed SB is known as the speed of the person or speed of boat. SS is known as the speed of stream. Now the relative speed down the stream, अगर कोई इंसान with the tide जा रहा है मतलब वो down the stream जा रहा है, तो relative speed down is SB plus SS. मतलब आपका मूवमेंट और स्ट्रीम का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में आपके मूवमेंट को असिस्ट कर रहा है, लेकिन यही रिलेटिव स्पीड अप द स्ट्रीम, अब आप अगेंस्ट द टाइड जा रहे हो, आप चीज़ों को फेस कर रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड, आप चीज़ों को चैलेंज कर रहे हो, तो आप में उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप चीज़ों को चैलेंज कर पाओ. दैट इज आपकी स्पीड ऑफ द पर्सन, एस बी इज रिटन एज द स्पीड ऑफ द पर्सन और द स्पीड ऑफ द बोट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द करंट. ये जो टाइड इस तरीके से आ रही है, आप यहाँ पे हो, आपको ऊपर चढ़ना है, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली इस मूविंग करंट से ज़्यादा होनी चाहिए. करंट का मतलब है स्ट्रीम, वाटर बॉडी, सिंपली पानी का बहाव. आई होप ये पॉइंट इज क्लियर है. ये जो इंसान है ये 5 किलोमीटर्स जा रहा है पर आवर, 60 मिनट इज़ 1 आवर. 5 किलोमीटर ये चल पा रहा है विद द टाइड. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द टाइड रिवर्सेस. अब टाइड इस तरीके से फ्लो कर रही है, मान लो जो भी डायरेक्शन है. नाउ ही ट्रेवल्स फर्दर. अब ये अगेंस्ट द टाइड फॉलो कर रहा है, ये इस तरीके से आ रहा था, अब ये अगेंस्ट द टाइड जा रहा है. अगेंस्ट द टाइड में क्या हो रहा है, ये 30 किलोमीटर जाता है 10 आवर्स में, ठीक है. हाउ मच टाइम वुड ही सेव्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द टाइड हैज़ नॉट चेंज. तो 30 किलोमीटर्स तो इसे ट्रैवल करना ही है, तो 30 किलोमीटर्स अगर ये ट्रैवल करता है विद द टाइड, विद द टाइड का मतलब है डाउन स्ट्रीम. 30 किलोमीटर्स अगर ये डाउन स्ट्रीम जाता है तो 5 किलोमीटर जाने में इसे 1 आवर लगते हैं, 30 जाने में इसे 6 किलोमीटर 6 आवर्स लग जाएंगे. और अगर ये अप स्ट्रीम जाता है तो हाउ मच इज द टाइम टेकन, इट इज़ गिवन एज 10 आवर्स. नाउ यू टेल मी, अगर टाइड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो इसने कितने घंटे सेव कर लिए होते, इसने 4 घंटे सेव कर लिए होते, ये बच जाते. आई होप ये क्लियर है. चलिए मूविंग ऑन. सोनम परचेस्ड अ हॉर्स फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट टू मानवी. Let's say starting with Sonam
purchasing a horse at 2000 and selling it to Manvi at a loss of 10%. लॉस ऑफ 10% का मतलब ये है कि 10% इसमें से माइनस कर दो. देखो क्लियरली ये बहुत ही ईजिली आपको विजिबल है. 10% 2000 का क्या होगा 200. तो 2000 में से अगर आपने 200 माइनस कर दिया तो ये हो गया 1800 के बराबर. ये जो प्राइस पॉइंट है ये मानवी के लिए, मानवी टू शमी. मानवी सोल्ड इट टू शमी एट अ लॉस ऑफ अगेन 10%. अच्छा 1800 का 10% कितना होगा? सो 1800 माइनस 180 विच इज 1620. ना Shami sold it to Jia at a gain of 10%. 10% of this is 162. So 1620 plus 162, what do we have here? 1782. The amount Jia paid would be 1782. आई फील दिस इज क्लियर. ये बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है. आपने यहाँ पे बेसिकली इससे स्टार्ट करना है. जैसी चीज़ें चल रही है आप कैलकुलेट करते चलो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर. मूविंग ऑन. रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3 and 5 एंड देयर प्रोडक्ट. देखो जब भी रेशियो गिवन है, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, लेट्स से द नंबर्स आर a and b. This ratio is 3:5. So what are the exact numbers? Are the numbers 3 and 5? They could be. रेशियो है ना, तो जो भी इनका कॉमन पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. क्योंकि वो कॉमन है दोनों में, वो आप हटा देते हो. एंड दैट कॉमन पार्ट इज ऑफन नोन एज द HCF. तो यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, द एग्जैक्ट नंबर्स और द एग्जैक्ट वैल्यूज शुड बी 3 and 5 are the numbers. Let's say this is 3x and 5x, where x is the common part. And what is this common part actually known as? This is known as the highest common factor. Yes, x here is the highest common factor. अगर आपने किसी भी दो नंबर्स का रेशियो लिया है, उसमें अगर आपने उनके HCF से उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, you'll be getting the exact values. तो अब ये जो नंबर A है ये 3x है, नंबर B 5x है. आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ, व्हाट वुड बी देयर प्रोडक्ट? 3x 5x 15x स्क्वायर, ये बराबर है 735 के. 735. सो x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 735 डिवाइडेड बाई 15, and this is nothing but 49. So naturally x is equal to 7. The highest common factor between these two numbers is 7. Okay, what is the difference between these two numbers? अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो ये 2x है. सो डिफरेंस क्या हो जाएगा 14. 7 into 2. ऑप्शन ए फिट्स इन. आई होप ये क्लियर है. चलिए मूविंग ऑन. अ मैन इज प्रॉमिस्ड ₹100 and a clock as his wages for a particular year. After 7 months, he leaves this service and receives the clock and ₹20 as his due. How much is the clock worth? Okay. After a year means 12 months, right? A clock is a piece of cloth that you wear. Usually a chef wears this. Okay. This person, according to the question that we have, 7 months ये काम कर रहा है, तो 7/12 of ₹100 plus 7/12 of this clock. जो भी इसका प्राइस है, let's say the price of this clock is ₹C. This is equal to, he receives the clock, so the clock value 100% प्लस ₹20. चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. वी गेट 7/12 कॉमन, सो दिस इज 100 प्लस C. दिस इज C प्लस 20.
Okay, this is 700 plus 7c. This is 12c plus 240. 12c, 7c, this is 5c, and 700 minus 240 is nothing but 460. 92. The clock value is 92 rupees. Done. Option C tends to fit in. Okay, moving on to the next question. If half of 5 were 3, half of point is used for multiplication. मैं यहाँ पे point use करो, आप समझ जाना. 5 is 3. हाफ ऑफ 5 इज बेसिकली 2.5, राइट? तो हाफ ऑफ 5 अगर 3 के बराबर, तो ये नंबर 5 नहीं, ये नंबर कुछ और होगा, 5x होगा. समझो x, वी डोंट नो दिस नंबर नाउ. It says what would 1/3 of 10 be? So 1/3 of 10 means 10x. From here can I say x is equal to 3 into 2 by 5, which is 6 by 5? Yes or no? Putting the value of x as 6 by 5. 1 by 3 into 10 into 6 by 5. कैंसिल करते चलो जल्दी से. 2 times 2 times 2 into 2, which is nothing but 4. So 1/3 of 10, which is asked in the question, that is equal to nothing but 4. Option B. Moving on. A 20-liter mixture of milk and water. A 20-liter mixture of milk and water contains 30% water. 30%, 10 का 30% 3, 20 का 30% 6. मतलब 6 लीटर यहाँ पे वाटर है नेचुरली, 14 लीटर इस 20 लीटर में से मिल्क है. 5 लीटर्स इज टेकन आउट फ्रॉम दिस. अगर 5 लीटर मैं बाहर निकाल लूँ. अब एक चीज़ यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर, कि अगर आपने इसे मिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे रेशियो है 30% 70%, सो द रेशियो इज़ नथिंग बट 3:7. तो जो भी आप बाहर निकाल रहे हो मिक्सचर को, उसमें से भी 3:7 पार्ट में ही ये कंटेन्ड होंगे लिक्विड, जो दो कंपोनेंट्स हैं मिल्क एंड वाटर. मतलब इस 5 लीटर में ऐसा नहीं होगा कि 5 में से 6 लीटर पानी, 5 में से 5 लीटर पानी आ जाए या मिल्क आ जाए, ऐसा नहीं. 3:7 के रेशियो में ये बटेंगे, वाटर एंड मिल्क. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द मिल्क कॉन्सेंट्रेशन, कितने हो जाएंगे? लेट्स सी. 7 parts, milk is 7/10 into 5, which is 3.5 liters of milk. Therefore, water would be 1.5 liter. अब अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, तो इसमें से 5 लीटर बाहर आ चुका है, तो ये 15 लीटर का कंटेनर है, जिसमें से मिल्क 3.5 बाहर है. तो मिल्क कितना है? मिल्क इज एक्चुअली 10.5 लीटर्स. वाटर कितना है? 1.5 बाहर आ गया, तो 4.5 लीटर्स वाटर है. अब आप देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड नाउ बी एडेड? अरे और पानी कितना ऐड करोगे सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज डबल ऑफ दैट ऑफ वाटर. मतलब वाटर का पहले हाफ ले लो, इट इज 5.25 लीटर. तो ये 4.5 है ना, इसे 5.2 बनने में कितना चाहिए? 0.75 लीटर्स. और ऐड करोगे पानी, तो ये पानी मिल्क के आधा क्वांटिटी के बराबर होगा. सो यू नीड टू ऐड 0.75 liters of water to the existing mixture. चलिए, moving on to the next question. A is 3 times as fast as A and B. A is 3 times as fast as B. इसका मतलब ये है कि B को अगर कोई काम करने में
3 यूनिट लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, कोई भी, तो ये उसे 1 यूनिट में कर लेगा. A is 3 times as fast. Are you getting this? The efficiency is 3:1. एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, तो टाइम टेकन क्या होगा, इसका इनवर्स 1:3. दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. ओके, नाउ इट सेज B takes 50 days less. A is 3 times as fast and takes 50 days less. एग्जैक्ट टाइमिंग ये रेशियो के टर्म में, तो मैंने पहले ही बताया 1x और 3x, कितने का गैप 2x, और ये हमने क्वेश्चन में कितने का गैप दिख रहा है 50 डेज. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 डेज. ना हाउ मच इज द टाइम टेकन बाई A? द टाइम टेकन बाई A इज 1x विच इज इक्वल टू 25 डेज. What is the time taken by B? 3x which is 75 days. अब आप कॉमन मल्टीपल यूज करो. अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा इन्हें. कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड दिस इज 75. टोटल वर्क बिकम्स 75 यूनिट्स. 75 के लिए कितने एफिशिएंसीज आ गए. यू नो एफिशिएंसी तो पहले से गिवन है 3 यूनिट्स और 1 यूनिट. कितना टाइम लगेगा. टाइम वुड बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क. टोटल वर्क 75 यूनिट्स, 1 डे वर्क 4 यूनिट्स. 75 by 4 days. ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट. अच्छा, ये मेथड नंबर 1 है. आपने यहाँ पे मेथड नंबर 2 भी लगा सकते हो, विच इज ऑफन नोन एज द प्रोडक्ट बाय सम रूल. A plus B will take प्रोडक्ट बाई सम. 2 लोगों के लिए प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 25 इंटू 75. सम कितना हो जाएगा 25 प्लस 75. हाउ मच इज दिस वैल्यू 25 इंटू 75 बाई 100. सिंप्लीफाई करने पे वी गेट अगेन द सेम रिजल्ट विच इज 75 by 4. कीप दिस इन माइंड. मेथड 1 often known as CM rule, common multiple rule, या method 2 which is product by sum for 2 variables. Moving on. At a reception, 1/3 of the guests departed at a certain time. Let's say कि total number of guests be number G. गेस्ट को मैं जी से डिनोट करो. कोई भी मिसिंग वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जेड लेने की जरूरत नहीं हमेशा. लेट्स से इट इज जी. अगर 1/3 चले गए, 33.33 चले गए, तो 66.67 बचे, विच इज 2/3 ऑफ द गेस्ट्स आर रिमेनिंग. राइट, 1/3 आर लिविंग. नाउ लेटर 2/5 ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट डिपार्टेड. 2/5 डिपार्ट हुए तो कितने रह गए. अगर मैं रहने की बात करूं सो 3/5 रिमेन्ड. यस और नो. अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो क्या बन गया 3 and 3 कैंसिल. दिस इज 2/5 गेस्ट रिमेनिंग नाउ. ओके. लेटर 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट डिपार्टेड. 2/3 डिपार्टेड. हाउ मेनी आर रिमेनिंग नाउ 1/3. हाउ मच इज दिस वैल्यू 2/15 G. These are remaining, and according to the question only 6 people are remaining, so this must be equal to 6. तो g की वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू 15/2 45. How many guests were present originally? G, and G is equal to 45. Option C is the correct fit. चलिए moving on. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है. टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. लेट्स सी क्या बोल रही है. 16 men can complete a piece of work in 24 days. Men, machine, women, children doing a particular work in a certain amount of time. ये वर्क डन के बराबर हो गया. कितने लोग और कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं. अच्छा, ये बोला जा रहा है कि दिस इज इक्वल टू 48 चिल्ड्रन डूइंग इट इन 16 days.
तो आपको यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, यहाँ पे 24 दिख रहा है। 48 को आप 24 इंटू 2 लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको ये दिख रहा है कि एक मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, राइट। चलिए, टोटल वर्क क्या है, दोनों में से कोई भी। टोटल वर्क इज दिस और दिस, यही तो वर्क डन है, और दोनों को इक्वेट इसलिए किया है क्योंकि सेम काम है। अच्छा, अब सिनारियो देखो क्या बोल रहा है। 12 men started the work. 12 men started the work and they worked for 14 days. After 14 days, 12 children joined them. 2 चिल्ड्रन अगर आते हैं तो वो एक इंसान के बराबर है, 12 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो वो 6 लोगों के बराबर है। तो विच मेक्स इट 12 + 6 विच इज 18 men at work. कितने दिन लगाएंगे टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? लेट्स से दे टेक D days। और टोटल वर्क क्या है मेरे पास, 16 इंटू 24। चलो, अगर मैं इसे इस तरफ ले लूँ या 12 इंटू 14 को उस तरफ भेज दूँ तो मुझे दिख रहा है कि 18 इंटू D इज इक्वल टू 12 कॉमन या 16 इंटू 24 माइनस 12 इंटू 14, 18 इंटू डेज, 12 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 2 माइनस 14, 18 इंटू D इज इक्वल टू 12, दिस इज 32 माइनस 14 अपॉन सिंप्लीफिकेशन, ये 6 से 2 बारी, ये 6 से 3 बारी, 32, 2 इंटू 18/3, 12 दिन, 12 रिमेनिंग डेज। In how many remaining days? That is D. D is equal to 12 days. That is how, this is one way of looking at these type of questions. This is known as the MDH masala formula, wherein we talk about 3 major components: men, days and hours. अगर वर्क डन सेम है तो ये बराबर हो जाएगा MDH के, मतलब M1 D1 H1 M2 D2 H2 MDH 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 मसाला फॉर्मूला। चलिए, मूविंग ऑन। On a map, the distance between 2 mountains is 216 inches. The actual distance between the mountains is 194 kilometers. मतलब स्केलिंग वाली बात हो रही है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 216 inches is equal to 194 kilometers. आपसे पूछ रहा है अगर मैप इंडिकेट करे 21.6 इंच, इसका मतलब कितना है? दिस इज 194/216 इंटू 21.6, 19.4 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी। ओके, अ रेक्टेंगल हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले एक स्क्वायर बना लो, दिस इज अ स्क्वायर, इसके साइड है S। अब ऐसा ही मुझे 2 और स्क्वायर चाहिए, हाँ या ना? ओके, ये 2 स्क्वायर्स मैंने बना लिए। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अ रेक्टेंगल हैज ट्वाइस द एरिया, तो ये रेक्टेंगल है और इसमें 2 स्क्वायर लगे हुए हैं। अब ये साइड्स बताओ क्या है? ये ब्रेथ इज इक्वल टू साइड, और इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर ग्रेटर, साइड 13, S तो होगा ही, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है। कितना ज़्यादा है एक स्क्वायर से? तो S ज़्यादा है, और क्वेश्चन में S की वैल्यू कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। सो इफ S इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज आस्क्ड? एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू द साइड, ब्रेथ और साइड इक्वल है तो S है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज 13 इंटू 4,
which is 52 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस समझना है आपको कि चीज़ें क्या बोली जा रही है. सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी. चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट. 18 क्वेश्चन है. ये सेट 1 है. इसमें हमने अभी तक सारे एक्चुअल क्वेश्चंस करे हैं. वैल्यूज थोड़े ऊपर नीचे, बट दिस विल गिव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ and how difficult these questions are, and what type of questions can you expect for this particular examination. Okay, let's see. 2 oranges plus 3 bananas plus 4 apples is priced at rupees 15. Also, 3 oranges plus 2 bananas plus 1 apple, this is priced at rupees 10. अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आ जा रहा है? 5 oranges, 5 bananas, 5 apples, this is priced at rupees 25. Therefore 1 orange, 1 banana, 1 apple is priced at rupees 5. आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैं 3 ऑरेंज, 3 बनाना और 3 एप्पल खरीदूं तो कितना पे करना होगा? अगर एक एक खरीदोगे तो 5, 3 3 3 तो 15. सो 3 ऑरेंज, 3 बनाना, 3 एप्पल, दिस इज नथिंग बट 5 into 3 विच इज 15 रुपीज. चलिए, मूविंग ऑन. सेंड अस योर क्वेरीज at this email ID, or you can even follow us on YouTube, or you're watching this video on YouTube. You can also follow us on Instagram at this particular channel, Aptitude with Abhishek Sinha. Chalo, take care, bye bye, see you all, happy learning, God bless you all.